Hello friends, welcome to Super Coaching Regulatory Bodies by Textbook. So as you know that phase 1 of RBI Grade B 2024 examination is to be conducted very soon. सो यहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस माइंडसेट से आपको एग्जाम देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप चाहे जितनी भी प्रिपरेशन कर लें, अगर एग्जामिनेशन हॉल में आपने एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट नहीं की, सही तरीके से आपने प्रोसीड नहीं किया, तो फिर आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। वहाँ पर आप पैनिक कर जाते हैं क्योंकि टाइम कम मिलता है आपको, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे आप एक पैनिक कर जाएंगे, नर्वस हो जाएंगे, जिसके चलते आपसे जो क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है आप उनको भी गलत मार्क करके आ जाएं। सो इन दिस सेशन आई विल बी टेलिंग यू द स्ट्रैटेजी, किस तरीके से आपको माइंडसेट रखना है, किस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, ये सारी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूं एंड विच इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर द एस्पिरेंट्स दोज हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ दिस ईयर आरबीआई ग्रेड बी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहली स्ट्रैटेजी जो आपको रखनी है कि यहां पे जब भी आपका कोई भी कंपोनेंट स्टार्ट हो रहा है, चाहे वो क्वांट हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, करंट अफेयर्स हो, जिसको हम जनरल अवेयरनेस भी बोलते हैं, ये चारों कंपोनेंट जब भी स्टार्ट होंगे, आपको पता है आपको एक फिक्स टाइम मिलेगा उसके लिए। स्टार्ट होते ही एकदम से उसको अटेम्प्ट करना मत स्टार्ट करिए, ठीक है? अदरवाइज क्या होगा, आपको ये नहीं पता चलेगा कि पूरे पेपर में इजी क्या था, डिफिकल्ट क्या था, क्योंकि हो सकता है आप लिमिटेड टाइम में जो उस कंपोनेंट को टाइम दिया गया उसमें आप सारे क्वेश्चंस ना अटेम्प्ट कर पाए। तो इसलिए आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है उस समय कि पेपर कैसा आया है, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट में डिफिकल्टी लेवल क्या है। हो सकता है आपने क्वेश्चन नंबर 1 जो अटेम्प्ट किया सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन हो और आपको लग रहा है कि यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट पेपर आया और साथ में आप उस क्वेश्चन में काफ़ी टाइम लगा दिया आपने। तो सबसे पहली चीज़ ये समझिए कि सारे क्वेश्चंस जो है वो इक्वल मार्क्स के हैं, ठीक है? सारे क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स के हैं, तो वहाँ पे आपको ये ईगो पर नहीं लेना कि मुझसे ये कांसेप्ट आता है, इसको तो मैं सॉल्व करके रहूँगा और आपने 8-10 मिनट उसी में लगा दिए। ठीक है? सो ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी अडॉप्ट नहीं करनी है, ईगो को एग्जामिनेशन हॉल के बाहर रख कर आना है। फ्रेंड्स, वहाँ पे दिमाग से काम करना है कि सारे क्वेश्चंस को इक्वल मार्क्स एलोकेटेड हैं। जो नहीं आ रहा है उसको छोड़िए, जो आ रहा है उसको अटेम्प्ट करिए। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नंबर फर्स्ट इज कि गो थ्रू एंटायर कंपोनेंट एट अ ग्लांस। सबसे पहले 1-2 मिनट लगा के या 2-3 मिनट लगा के जब भी वो कंपोनेंट स्टार्ट हो रहा है, उसके सारे क्वेश्चंस एक बार गो थ्रू कर लीजिए। ठीक है? सारे क्वेश्चंस आपको गो थ्रू कर लेना है एक बार, ताकि आपको ये पता रहे कि क्वेश्चंस ईज़ी कौन से हैं, डिफिकल्ट कौन से हैं, आपकी स्ट्रैटेजी क्या रखनी है, पहले कौन से अटेम्प्ट करने हैं, बाद में कौन से अटेम्प्ट करने हैं, तभी डिसाइड कर पाएँगे जब आपको ये पता होगा कि इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में जो क्वेश्चंस आए हैं वो कितने ईज़ी हैं और कितने डिफिकल्ट हैं। सो ये सबसे बड़ी गलती जो एस्पिरेंट्स करते हैं, टाइमर स्टार्ट होते ही बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 से अटेम्प्ट करना चालू कर देते हैं और जिसके चलते वो कई बार बाद में पछताते हैं कि यार ये क्वेश्चन तो ईज़ी था, मैं इसको देख ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 से लग गया था स्टार्ट करने और इसके चलते मेरा टाइम सारा वेस्ट पहले ही क्वेश्चंस में हो गया, कुछ क्वेश्चंस में, उसके बाद मेरे पास टाइम ही नहीं बचा। तो ये चीज़ मत करिएगा, इसको बहुत आराम से ध्यान रखिएगा। सेकंड थिंग इज़ कि आपको यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं हर कंपोनेंट के, चाहे वो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश या जनरल अवेयरनेस हो, उसको आपको 3 राउंड में करने हैं, ठीक है? पहला तो मैंने आपको ये बताया कि पहला राउंड आपका क्या हो जाएगा, पहला राउंड आपका ये हो जाएगा कि जब भी आप पूरा पेपर देख रहे हैं, ठीक है? पहला आप जो भी पूरा पेपर देख रहे हैं, आपने पूरा कंपोनेंट देख लिया, सपोज आपका क्वांट का कंपोनेंट हो गया, ठीक है? क्वांट के आपने सारे 30 क्वेश्चंस देख लिए। वहां पे आपको क्या करना है, बेसिकली आपको ये पता चल जाए क्वेश्चन देखते कि आप इस क्वेश्चन में कॉन्फिडेंट है कि नहीं, आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है? तो बेसिकली वहां पे आप मार्क करते चलिए। आप वहां पे एक बार मार्क करते आपने चल दिया कि आपने एक बार फटाफट मार्क कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 मेरे से आता है, क्वेश्चन नंबर 5 में मैं कॉन्फिडेंट हूं, क्वेश्चन नंबर 8 में मैं कॉन्फिडेंट हूं। इस तरीके से जब पहले पहला लुक आप ले रहे होंगे उस कंपोनेंट का, तभी आप वहां पे मार्क कर लीजिए। ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है, जो क्वेश्चंस आपने ऐसे मार्क किए थे जिसमें आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है, उनको आप अटेम्प्ट करना चालू करेंगे। ठीक है? तो जैसे ही क्वेश्चंस आपने मार्क किए थे उसको आप अटेम्प्ट करना चालू करेंगे। सबसे पहले आप उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे जो आपने मार्क किए थे, जिसमें आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। होगा क्या इससे, इससे ये होगा कि पहली बात, आपके नंबर ऑफ जो अटेम्प्ट हैं वो काफी सही रहेंगे, उनके सही होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। और एक बार आपने 7-8 या 10 क्वेश्चन ऐसे कर लिए बहुत ही कम टाइम में किसी भी कंपोनेंट में, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ऑलरेडी बहुत हाई होगा। आपको पता होगा कि आपने कुछ क्रूशियल क्वेश्चंस जो थे कट ऑफ क्लियर करने के लिए उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के, वो आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं। फिर आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा, फिर आप लॉजिक लगाकर भी चीजें कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से चालू कर दिया तो हो सकता है जो सबसे लास्ट में इजी क्वेश्चन थे वहां तक आप पहुंच ही नहीं पाए और जिसके चलते आपने काफी मिस्टेक्स पहले ही कर दी हैं। ठीक है? तो यहां पे 3 राउंड में आपको अटेम्प्ट करना है पेपर। सबसे पहला राउंड आपको देखते हुए मार्क करना है और फिर आपको वही जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं उन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है?
उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सेकंड राउंड में जाना है, एलिमिनेशन टेक्निक लगानी है, ठीक है। सेकंड राउंड में जब आप पहुंचेंगे, सेकंड राउंड में आपको एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करना है। क्या होता है एलिमिनेशन टेक्निक? सपोज आपके पास कोई क्वेश्चन है, उसके 5 ऑप्शंस हैं। उस 5 ऑप्शंस में आपको ऐसे, क्योंकि ऐसा होता है कि एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि आप सारे क्वेश्चंस में कॉन्फिडेंट रहें, कि आप सारे क्वेश्चंस का आपको एक्यूरेट आंसर पता हो। जी नहीं, ऐसे टॉपर्स जो सेलेक्ट होते हैं उनको भी नहीं पता होता है, किसी को भी नहीं पता होगा। बट वहां पे एलिमिनेशन टेक्निक का आपको यूज करना है, और एलिमिनेशन टेक्निक यही बोलती है कि जो आपको ये पता है कि ये रॉन्ग है, उसको एलिमिनेट कर दीजिए। एक बार आपने उसको एलिमिनेट कर दिया, फिर आप आंसर के और करीब पहुंच जाते हैं, क्योंकि होता है कई बार मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस में उसके ऑप्शंस कहते कैसे होते हैं? 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 4 ओनली, 2 and 5 ओनली, 1 and 1, 2 and 5 ओनली, इस तरीके से होते हैं। तो मान लीजिए मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन है, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन में आपने एलिमिनेट कर लिया कि स्टेटमेंट नंबर सेकंड तो गलत है। तो स्टेटमेंट नंबर सेकंड अगर गलत है, फिर जो उसके ऑप्शंस है वहां पर जहां भी 2 है, वो 2 सारे 2 वाले सारे ऑप्शंस वहां पे कट हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है, उस चीज में आप कॉन्फिडेंट है कि यार सेकंड वाला तो गलत है। तो कई बार ऐसा होता है कि सेकंड वाला 4 ऑप्शंस में होता है नीचे, एक ऑप्शन में नहीं होता। तो अगर आपको ये पता है कि सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, आपने नीचे 4 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, लास्ट में एक ऑप्शन बचा विच इज द राइट आंसर। और फ्रेंड्स, ये टेक्निक एग्जामिनेशन में बहुत हेल्पफुल रहती है। तो अगर आप ऐसे एस्पिरेंट हैं, ये मत सोचिए, क्वेश्चन पढ़ के मत छोड़िए, ये मत सोचिए कि ये चीज मुझे आती नहीं है। एलिमिनेशन टेक्निक यूज करिए, गलत चीज को आइडेंटिफाई करिए, सही चीज को छोड़ दीजिए, अभी वो आपसे नहीं आती कोई बात नहीं। गलत चीजों को आइडेंटिफाई करिए, उसको कट करिए। एक बार आपने उसको कट किया, तो कई बार ऐसा होता है कि आपने 5 में से, ठीक है, 5 में से आपने 4 क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी, 4 ऑप्शंस आपके ऑलरेडी कट हो गए। क्यों? क्योंकि वो स्टेटमेंट गलत था, और जिसके चलते एक ही ऑप्शन बचता है, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। और ऐसे करने से आप काफी सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में सही कर सकते हैं फ्रेंड्स। सो एलिमिनेशन टेक्निक इज अ वेरी पावरफुल टूल जो आपको यूज करना है। इस भरोसे मत बैठिए कि मेरे से सारा पेपर आएगा तभी मेरा कट ऑफ क्लियर होगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। चाहे वो ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट हो, चाहे कोई भी पर्सन हो, किसी से सारा पेपर नहीं आता है। एलिमिनेशन टेक्निक का यूज आपको करना ही करना पड़ता है। सो दिस इज द बेसिकली सेकंड राउंड, जो आपको वापस से एक बार क्वेश्चन गो थ्रू करने। पहले आपने कॉन्फिडेंट वाले क्वेश्चंस कर लिए, फिर आप सेकंड राउंड में उन क्वेश्चंस को उठाएंगे जहां पर आप डाउटफुल है, बिटवीन 2 और 3 ऑप्शंस। तो अगर ऐसे क्वेश्चन है जहां पर आप 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हैं, ऐसे कोई क्वेश्चंस हैं जहां पर आप 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हैं, फ्रेंड्स उन क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, किसी भी हालत में, क्योंकि उनके सही होने के चांसेस 50-50 हैं। वहां पर थोड़ा और लॉजिक लगाकर आप सही आंसर जो आपको लग रहा है उसको जरूर अटेम्प्ट करके आइएगा। ऐसे क्वेश्चन जहां पे 2 ऑप्शंस में डाउट है, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी छोड़कर नहीं आना है, उनको आपको अटेम्प्ट करके ही आना है। गॉट इट? देन उसके बाद यहां पे जो चीज मैंने आपको बताई यहां पे कि एलिमिनेशन टेक्निक से आपको वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने जहां पर आप बेसिकली 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज्ड है, उसमें से पक्का आप लॉजिक लगाकर कुछ ना कुछ फैक्ट्स याद करके आप डेफिनेटली वहां सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद भी अगर आपको 2 आंसर में स्टिल कंफ्यूजन हो रहा है, आप कोई भी लॉजिक नहीं लगा पा रहे हैं, तब भी फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस को छोड़कर मत आइएगा, क्योंकि 2 ऑप्शंस में आपके जो आंसर की सही होने की प्रोबेबिलिटी है वो 50-50% है। तो वो चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली आपके फेवर में जाएंगे। अगर ऐसे 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन अगर आप ऐसे अटेम्प्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो चीजें आपके फेवर में जाएंगी, पॉजिटिव मार्क्स की तरफ जाएंगी आपके। गॉट इट? And then friends, last but not the least, rather one of the most important thing that aspirants must remember in the examination hall, कि हम क्या करते हैं, कई बार हम क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट करते हैं और जिसके बाद हम पैनिक कर जाते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, वी स्टार्ट मेकिंग ब्लाइंड गेसेस, विच इज अ वेरी वेरी पुअर स्ट्रैटेजी। जो आपने मेहनत की होती है, जो आपने थोड़े बहुत सही किए होते हैं, एलिमिनेशन टेक्निक लगाई होती है, वो ब्लाइंड गेस को अटेम्प्ट करने के बाद सारी चीजें फेल हो जाती हैं और आपका एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होता है। इफ यू सी द कट ऑफ ऑफ आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो वहां पे पिछले 2-3 सालों से कट ऑफ काफी कम रह रहा है, चाहे वो कंपोनेंट की बात हो किसी एक पर्टिकुलर, चाहे ओवरऑल कट ऑफ की बात कर रहे हो। तो वो चीज आपको ध्यान रखना है। अगर आपने कम अटेम्प्ट किया है, आपको ये पता चल जाएगा कि डिफिकल्टी लेवल क्या है, ठीक है। और एक बार आपको ये पता चल गया कि डिफिकल्टी लेवल क्या है, तो फिर वहां पे आप उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि मुझे कम अटेम्प्ट करना है या ज्यादा। लेकिन ये मत सोचिए, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि यार मैं 200 में से पूरे 200 अटेम्प्ट कर देता हूं, ब्लाइंड गेस कर देता हूं, सही हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। हर क्वेश्चन के 5 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। अगर 5 ऑप्शंस तो आपके आंसर के सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ब्लाइंड गेसेस नहीं करना है। हाँ, कैलकुलेटेड रिस्क जरूर लीजिए। अगर आप डाउटफुल हैं, 3 ऑप्शंस में भी आप डाउटफुल हैं, तो उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करिए। आपको अगर लग रहा है कोई चीज गलत है, लॉजिक लगाइए, जो भी आपने पढ़ाई की है उस पढ़ाई को बेसिकली याद करिए, फैक्ट्स को याद करिए, डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है तो ब्लाइंड गेस मत करिए, ठीक है।
ठीक है फ्रेंड्स, दिस इज अ डिस्क्लेमर, ब्लाइंड गेस करने का परिणाम हमेशा नेगेटिव ही जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो नेगेटिव ही जाएगा। तो एक तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए जिसमें आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, प्योरली कॉन्फिडेंट है। सेकंड, एलिमिनेशन टेक्निक से ऐसे क्वेश्चन जहां पे आप दो ऑप्शंस में ही कंफ्यूज हो रहे हैं, बस वो क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन आप ऐसे क्वेश्चन जिसमें आप 3 4 या सारे ही ऑप्शंस आपने क्वेश्चन को पता ही नहीं, आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करना है। हाँ, लॉजिक लगा सकते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क के साथ कुछ चीजें एलिमिनेट कर सकते हैं, दैट्स अ गुड थिंग। बट आप सोचिए प्योरली मैं आंख बंद करके ए बी बी सी 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 ऐसा करना चालू कर देता हूं, सो दैट्स अ वेरी पुअर स्ट्रेटजी। वो हमेशा आपके फेवर में नहीं रहेगी, हमेशा अगेंस्ट में ही जाएगी, ये चीज आपको याद रखनी है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, कि जब भी आप एग्जामिनेशन में जा रहे हैं, ठीक है, तो एक पहले से ही कोई टारगेट मत बनाकर जाइए, पहले से कोई टारगेट कट ऑफ माइंड में मत रखिए, मुझे टारगेट कट ऑफ, मुझे इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। हो सकता है पिछले 3 सालों में पेपर डिफिकल्ट आया हो, इस साल और डिफिकल्ट आ जाए या इस साल और इजी आ जाए, तो उसके हिसाब से बेसिकली यहाँ पे कट ऑफ डिसाइड होगा, ठीक है। तो उस नोशन से मत जाइए। हाँ, आपको पिछले 3 सालों का कट ऑफ पता होना जरूरी है, सेक्शनल कट ऑफ पता होना जरूरी है, लेकिन तब तक जब तक आप एग्जाम हॉल में एंटर नहीं कर रहे हैं, तब तक आप पुराने डेटा याद रखिए। एक बार आप एग्जाम हॉल में एंटर कर लिया आपने, आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया, फिर वो सारी चीजें भूल जाइए। फिर आपको नए सिरे से सोचना है, पेपर का लेवल क्या है, आपको देखकर समझ में आएगा डिफिकल्टी लेवल है कि नहीं है। हाँ, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट नहीं है तो अलग बात है, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि पेपर डिफिकल्टी लेवल हाई है पेपर का या लो है। उसके हिसाब से चीजें चेंज कर लेंगे, उसके हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी मोल्ड हो जाएगी कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, आपको कितना रिस्क लेना है हर कंपोनेंट में, वो चीज वहीं पे मोल्ड हो जाएगी। बट पहले से किसी भी प्री कंसीव्ड नोशन के साथ एग्जाम हॉल में मत जाइए और उसी नोशन को कैरी करते हुए एग्जाम पेपर मत अटेम्प्ट करिए, अदरवाइज वो चीज आपके लिए अच्छी नहीं हो सकती, वो चीज आपके अगेंस्ट में भी जा सकती है, राइट। सो दीज ऑल आर द स्ट्रैटेजीज दैट यू हैव टू फॉलो व्हाइल गिविंग द फेज 1 ऑफ द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। एंड रीजन बीइंग कि टाइम कम रहता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ज्यादा मिलते हैं और डिफिकल्टी लेवल भी ज्यादा रहता है, इसलिए अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं देन डेफिनेटली आपको एक पॉजिटिव साइन दिखेगा कि आप बेटर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, अभी आपके पास थोड़ा टाइम है तो आप मॉक टेस्ट में भी ये स्ट्रेटजी करके देख सकते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट में जो आप स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आपके डेफिनेटली कुछ ना कुछ मार्क्स इंप्रूव होंगे एंड द सेम स्ट्रेटजी यू कैन अप्लाई इन द फाइनल एग्जामिनेशन एज वेल। सो काफी इफेक्टिव टूल है गाइस, ये बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, इसको फॉलो करिए, डेफिनेटली आपको एक पॉजिटिव चीजें देखने मिलेंगी, आपके मार्क्स आपको थोड़ा सा ज्यादा ही मिलेंगे, ठीक है। एंड फ्रेंड्स, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी 2025 एग्जामिनेशन, उनके लिए हमने यहाँ पे लक्ष्य बैच स्टार्ट कर दिया है, विच इज अ फाउंडेशन कोर्स फॉर नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन। एंड गाइस, एज अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स यू विल गेट एन नंबर ऑफ लाइव क्लासेस, you will get mocks, you will get mock tests, right? You will get the descriptive writing, you will get one-on-one mentorship and guidance program, you will get interview guidance program and what not. So each and everything will be provided as a part of this particular course. और यहाँ पे जो हमारा माइंड सेट है वो ये है कि आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो फेज 1 का हो, चाहे फेज 2 का सब्जेक्ट है, आप पूरी तरीके से नए हैं, आप किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें ऐसे एस्पिरेंट्स नहीं चाहिए जो इकोनॉमिक्स वाले हैं, जो फाइनेंस वाले हैं, ठीक है। ऐसी कोई भी यहाँ पे बेसिकली प्री रिक्विजिट नहीं है आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करने के लिए। हमारा कोर्स आप किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमारा जो अप्रोच रहेगा पढ़ाने का वो ये रहेगा कि आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कंप्लीटली न्यू हैं। सो उसी चाइल्डिश अप्रोच के साथ आपके फाउंडेशन बिल्डिंग पर काम करेंगे, हम स्क्रैच से चीजें स्टार्ट करेंगे इन अ वेरी लेमन लैंग्वेज विद अ रियलिस्टिक एग्जाम्पल, और आपको ले जाएंगे एक उस लेवल पर जिस लेवल पर एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। तो काफी मजा आएगा आपको पढ़ने में और हमें पढ़ाने में भी। तो इस कोर्स का पार्ट बनिए गाइज, एंड डू सब्सक्राइब द कोर्स। You can use the coupon code Prakash. This is my name and that will work also as a coupon code. So after applying this coupon code, you can see the drastic reduction in the prices and which will make the course more affordable for you. और यहाँ पे चीजें हमने कोर्स को अफोर्डेबल रखने की कोशिश की है, क्योंकि हमारा जो माइंडसेट है वो ये है कि जो ऑफिसर बनना चाह रहे हैं, जो सेलेक्ट होकर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाह रहे हैं, उनके लिए बेसिकली ऐसा ना हो कि वो एक कॉस्ट, एक अफोर्डेबिलिटी इशू बन जाए, ठीक है। तो जो करना चाह रहे हैं वो कर ले, यहाँ पे उस चीज के लिए हम लोग हेल्प करने के लिए रेडी हैं गाइस। यहाँ पे हमने प्राइसेस उसी हिसाब से रखे हुए, साथ में यहाँ पर जो बेसिकली कूपन कोड लगाकर आपको फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड ऑल्सो गाइज, दिस इज द पर्सनल माई पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप, इसको आप ज्वाइन करिए। इसको ज्वाइन करेंगे आपको काफी सारे एडवांटेजेस मिलेंगे। यू कैन डायरेक्टली पोस्ट योर क्वेरी इन द ग्रुप एंड आई विल पर्सनली बी रिजॉल्विंग योर क्वेरी, एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट आई विल पर्सनली बी शेयरिंग सम अपडेट्स रिलेटेड टू एनी अदर एग्जामिनेशन, या विद रिस्पेक्ट टू कोई कंटेंट हो गया उससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगा, सो आई विल कीप शेयरिंग ऑन द ग्रुप इटसेल्फ, ठीक है। तो उसमें फिर आपको अलग से कहीं मेल नहीं करना पड़ेगा, कोई क्वेरी है अलग से कॉल नहीं करना पड़ेगा, यू कैन डायरेक्टली पोस्ट योर क्वेरी इन द ग्रुप इटसेल्फ एंड आई विल पर्सनली बी टेकिंग केयर ऑफ दैट।
So this is all for this session. I hope you have learned a lot, and guys, all the very best for your upcoming phase 1 RBI grade B examination. Do apply all the strategies that we have discussed in the session. This is going to be very helpful for you, right? So thank you very much. This is all for this session. Have a good day, guys.